लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो दोनों मिलकर के आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कोई भी केमिकल कंबाइन होगा तो उसके पीछे दो लॉ होना ज़रूरी है, एक तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक उसका मतलब एक फिक्स्ड रेशो में वो जुड़ते हैं एंड उनका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। जो बिफोर द रिएक्शन था जो आप वो ही आफ्टर द रिएक्शन भी होगा। ये दोनों लॉ इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट लोगों ने फेस किया वो क्या प्रॉब्लम था कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज वो नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अभी सब बातें थियोरेटिकल वे में थी। तो ब्रिटिश केमिस्ट आए जॉन डेल्टन, उन्होंने बेसिक थियोरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। किसने दी? जॉन डेल्टन ने, इसलिए इसका नाम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी रखा जाएगा। डेल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट ए फिलोसॉफी। हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि साइंस में पहले भी कोई बात आती है तो वो फिलोसॉफी के फॉर्म में आती है, यानी वो बस कह देते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। फिर बाद में उसके लिए प्रूफ आता है, साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि कोई बात अपन सोचेंगे तभी तो अपन उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले माइंड में कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। तो वो उनके आ जाता था, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फेल हो जाते थे। मतलब मोस्ट ऑफ द नहीं, कुछ साइंटिस्ट फेल हो जाते थे कि उसको प्रूफ करने में। तो कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट आता था उनके बाद का, वो उसे उसकी कही हुई बात को प्रूफ उस पर सोच करके प्रूफ करने की कोशिश करता था। तो इस तरह से डेल्टन ने भी एक इस एटॉमिक थ्योरी को, जो डिविजिबिलिटी की बात हो रही थी कि एटम जो है कोई भी मैटर जो है वो एक लिमिट के बाद डिविजिबल यानी कट होना या डिविजिबल होना वो बंद हो जाता है, क्योंकि तब तक वो सिर्फ फिलॉसफी थी। फिलॉसफी किसे कहते हैं? जो सिर्फ बोली जाती है बात। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स। फिर ग्रीक्स ने जो एटम को नाम दिया था वही उन्होंने लेके चला आगे एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। और उन्होंने क्या बात कही कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मैटर का वो एटम ही है। अब जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ यहाँ पे वो आपको भी अंडरलाइन करते जाना है। तो उन्होंने यही बात कही कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है किसी भी मैटर का, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का, वस्तु का, वो एटम ही है। हिज थियरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनकी थियरी किस पर बेस्ड थी? जो दो लॉ पढ़े अपन ने केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसी पर बेस्ड थी। उन्होंने फिर इस पर एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो किससे बना है? सब के सब मिलकर एटम से बने हैं। ठीक है, अब पोस्टुलेट्स यानी कुछ नियम उन्होंने इस थियोरी के लिए बनाया, जिनको उन्होंने इस तरह से लिखा। फर्स्ट था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। सारे के सारे मैटर, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सब के सब एक छोटे से एलिमेंट चीज़ से मिलके बनी है, वेरी टेनी पार्टिकल से बनी है, जिसे हम एटम कहते हैं। सेकेंड इज एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। नाउ अब एटम जो आ गया है, अब एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी मैं किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड होते जा रहा है, एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जब एटम आ जाएगा। तो अब एटम जो है और डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए एटम्स कैसे हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो कभी भी ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में बनाया जा सकेगा ना डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। ठीक है, वो हमेशा उसी रिएक्शन में रहेंगे, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक अब मैं बात करूँ एटम की, ठीक है, तो किसी एलिमेंट का, मैंने मान लो सोडियम एलिमेंट ले लिया, तो सोडियम के सारे एटम जो हैं वो आइडेंटिकल एक जैसे ही होंगे। ठीक है, उनका मास भी सबका सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम अलग अलग नहीं हो सकते, पर अलग अलग एलिमेंट के, जैसे सोडियम है फिर पोटेशियम है, तो सोडियम के एटम अलग होंगे, पोटेशियम के एटम अलग होंगे, और वो तो जाहिर सी बात है, होने भी चाहिए, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही अलग अलग है। समझ में आया?
atoms now fourth postulate is atoms of different element have different masses and chemical properties. जो मैं अभी समझा रही थी वही बात कह दी गई है कि लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स का जो होगा एटम वो अलग अलग होगा, उसका मास भी अलग होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी. ठीक है, समझ में आया. Now fifth postulate is atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. यानी एटम कंबाइन होंगे. जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O में एक तो H होता है एक O होता है. इन दोनों के एलिमेंट्स जो है कंबाइन होते हैं और एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं. फिक्स्ड रेशो में जैसे 2 है या H के आगे और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ऑक्सीजन एक ही एटम है. अब देखो ये 2:1 में जुड़ रहे हैं, ठीक है, बट ये 2 और 1 क्या है, होल नंबर्स हैं, है ना. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, तो होल नंबर में रहेंगे. यानी ऐसा नहीं होगा कभी ऑक्सीजन का हाफ एटम आ रहा है, इसका 3/4 आ रहा है, यानी फ्रैक्शंस कभी भी नहीं होंगे, इंटीजर्स कभी भी नहीं होंगे, यानी माइनस में भी नहीं जा सकते. ठीक है, तो हमेशा कौन से होल नंबर में इनका कुछ ना कुछ रेशो आएगा और उसी में एटम कंबाइन होगा. सिक्स्थ इज the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2O ये कंपाउंड भी बन गया है, ठीक है, तो इसमें जो रिलेटिव नंबर है एंड काइंड्स ऑफ एटम, कौन से तरीके के एटम जुड़ेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. यानी H2O कंपाउंड हमेशा इसी रेशो में बनेगा, यानी हमेशा 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 ही ऑक्सीजन आएगा. एंड जो एटम ले रहे हम, यानी हाइड्रोजन के एटम लेंगे और ऑक्सीजन के एटम लेंगे. ठीक है, तो गिवन कंपाउंड में ये हमेशा सेम रहेंगे. समझ में आया, कभी भी चेंज नहीं होंगे. अब इसके बेसिस पे आपने जितना भी 2 लॉज और ये जो पॉस्टुलेट्स पढ़े डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, उसके बेसिस पे आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं. इन 4 क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो. अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज़ करोगे तो आप इजीली कर सकते हो. और अगर आपने लेक्चर ढंग से सुना होगा तो ये इस चैप्टर का, ठीक है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है और ये आपको ही करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एटम. एटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कोई या क्या चीज़ है ना. अभी तक अपन सब यही कह रहे हैं कि एटम वो पार्टिकल का लास्ट हिस्सा है जिसको फिर हम और डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी मैटर का. ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसॉन बिल्डिंग वॉल्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनकी दीवारें होती हैं, उसमें रूम्स होते हैं. ठीक है, तो वो रूम मिलते मिलते जैसे 1 रूम हुआ, 2 रूम, 3 रूम, फिर वो एक बिल्डिंग बन जाती है. ऐसे होते होते हैं. तो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, वो चीज़ जिससे वो मिलकर बनी है. जैसे अपनी बॉडी सेल से बनी, पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी है. और भी चीज़ें हैं बट सेल अपना बेसिक एलिमेंट है जिससे पूरी बॉडी बनी, क्योंकि सारे ऑर्गन वगैरह इसी से बने. तो अपनी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल. तो उसी तरह से इस लार्ज बिल्डिंग का, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्रिक्स, क्योंकि एक एक ब्रिक ईंट जोड़ करके वो पूरा का पूरा बिल्डिंग बनता है. तो ये जो ब्रिक्स थी वो इनकी बिल्डिंग ब्लॉक हो गई. इसी तरह से इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. अब ब्रिक क्या है, ब्रिक से की भी अगर छोटी से छोटी क्वांटिटी देखी जाए तो वो भी होगी, बट स्टिल बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा पूरी बिल्डिंग का वो ब्रिक होगा. तो उसी तरह से किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम होता है सिमिलरली. ठीक है, ये चीज़ आपको अंडरलाइन कर लेनी है. हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स का साइज़ क्या होता है, कितने बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, अपन इमेजिन भी कर सकें उससे भी काफ़ी हद तक वो छोटे हैं. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर. अगर मिलियंस यानी लाखों एटम भी अगर अपन एक के ऊपर एक जमाएं, ढेर लगाएं उनका, स्टेक मीन्स ढेर, तो तब भी जाके वो कितना बनेगा, इतना थिक होगा जितना एक शीट ऑफ पेपर होती है. मिलियंस ऑफ एटम, सोचो इतना छोटा एटम. ठीक है, अब एटम की साइज़ क्या है ये आपको याद रखनी है ना. 1 एटम की साइज़ होती है, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर मीन्स होता है 10 की पावर 9.
नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर मीन्स 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर -9। -9 मीन्स क्या होता है कि वो 10 की पावर 9 कहाँ आएगी, 1 नीचे आएगी, यानी नीचे 9 ज़ीरोज़ लगेंगे। 1 नीचे 9 ज़ीरोज़, तो सोचो कितना छोटा हो गया, 0.00000001, इतना छोटा, उसे कहेंगे 10 की पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर, ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एटम्स की साइज़ दी है आपको, हाइड्रोजन की दी है जो 10 की पावर -10 मीटर है, यानी डेकामीटर हो गई। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10 की पावर -9 मीटर, इन मीटर्स में दी है, यानी ये नैनोमीटर हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि 10 की पावर -8 होते हैं। ग्रेन ऑफ सैंड 10 की पावर -4। एंट अपन को 10 की पावर -2, यानी 1 सेंटीमीटर तक की होती है वो, ठीक है। वाटरमेलन जो कि 10 सेंटीमीटर तक का होता है। तो ये कुछ के एटम्स की साइज़ दे रखी है आपको, रिलेटिव साइज़, ठीक है। वी माइट थिंक दैट एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट, व्हाई वुड वी केयर देम, मतलब अपन को लगता होगा कि इतना छोटा है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा किसी चीज़ पे। क्यों फ़र्क क्यों पड़ता है, क्यों, क्योंकि अपनी दुनिया जो है पूरी की पूरी एंटायर नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है इन एटम से ही बना है। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, बट वो वहाँ है और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं जो भी अपन करते हैं अपने आसपास। लाइक हवा नहीं है, हवा को अपन हवा है, आई मीन देख नहीं सकते हैं, ठीक है, अपन उसको देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट। तो वही चीज़ यहाँ पे है, भले ये दिखते ना हो बट स्टिल ये है, और ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट भी है। और इन्हीं की स्टडी की वजह से आज बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, और कहीं ना कुछ चीज़ें हेल्प भी करती है अपन को अपनी लाइफ में। बट हद से ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, इंसानों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, इंसान की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड मशीनों, रोबोट्स, हर चीज़ आजकल सेल्फ वाली आती है, यानी लेबर ख़त्म होते जा रहा है। इंसान क्या काम करेगा, फिर वो दिन भर मशीनें बनाने का काम होगा। सो दैट शुड नॉट हैपन, आई थिंक, क्योंकि इंसान अपन एक दूसरे के साथ जीने के लिए बने हैं, तो वैसा ही होना चाहिए। बट ठीक है, नाउ विल बी स्टडिंग कि मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम कैसे हैं, ठीक है, जो कि पहले के सिंबल से डिफरेंट है। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ सिम्बल्स, उन्होंने हर एक एलिमेंट के लिए सिंबल यूज़ किया, ठीक है। व्हेन ही यूज सिंबल ही ऑल्सो मीन अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो जब भी वो किसी चीज़ का एलिमेंट लिखते थे तो वो उसके एक ही एटम की बात करते थे। ब्रिजले सजेस्टेड कि सिंबल्स ऑफ एटम बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। फिर बाद में नया मेथड आया जो कि आज अपन पढ़ते हैं, लाइक हाइड्रोजन को अपन H लिखते हैं, ऑक्सीजन को अपन O लिखते हैं, आयरन को अपन Fe लिखते हैं, तो वो मॉडर्न डे मेथड था। पहले इस तरह के सिंबल थे, प्लैटिना का ये, गोल्ड का ये, कॉपर का ये, फॉस्फोरस का ये, ठीक है। तो ये कुछ पुराने हैं। दे वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस। आजकल मतलब ये कई चीज़ें ऐसी थी जिनका नेम कहाँ से निकला, जहाँ पे वो पाई गई फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो पाए गए। फॉर एग्जांपल कॉपर जो था वो सबसे पहले सिप्रस जगह से निकाला गया, और ठीक है, तो इसलिए उसका नाम उस पर रख दिया गया। कुछ नाम हमने कहाँ से लिए, कलर से, लाइक गोल्ड जो है वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, क्योंकि गोल्ड येलो कलर का होता है, तो उसके कलर पे उसका नाम रख दिया। नाउ-अ-डेज़ आजकल क्या है, IUPAC, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो यूनियन है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में सेम चीज़ चलती रहे। यानी यहाँ पे अगर अपन हाइड्रोजन बोलते हैं तो फॉरेन में भी लोग इसे हाइड्रोजन H ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सब जगह बराबर हो, सारे जो भी नया कंपाउंड आए, कोई नई चीज़ डिस्कवर हो, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो, तो उसका नाम कौन रखेगा, तो नाम क्या होगा, ये सारी बातें ये यूनियन ही जो है डिसाइड करता है, और यही वो नाम रखता है, और इसको फिर पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के लिए एक ब्रांच है। मैनी ऑफ द सिंबल फॉर, और बहुत सारे सिंबल तो उनके नाम से लिए गए, जैसे कॉपर है तो कॉपर उसके पुराने नेम क्यूप्रस से लिया गया तो CU रख दिया। हाइड्रोजन का उसका फर्स्ट लेटर था H, तो उसके नाम से रख दिया। हीलियम का नाम उसके स्टार्टिंग के 2 लेटर से रख दिया, क्योंकि दोनों का नाम H और H से शुरू हो रहा था, हाइड्रोजन एंड
हीलियम का, तो हीलियम का नाम फर्स्ट 2 लेटर रख दिए गए। तो जब भी लेटर सेम आ जाता था वो स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लेते थे, और किसी किसी का नाम उनके पुराने नाम से लिया गया है या किसी किसी का उनके नए नाम से लिया गया है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में C और O, कार्बन में उन्होंने सिर्फ C रख दिया, तो कार्बन पहले आया था तो C रख दिया, और कोबाल्ट में CO रख दिया। तो इस तरह से, और ध्यान रखना हमेशा सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल आता है, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिए गए हैं। अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।